बुद्धिजीवी गोविंद पंसारे की हत्या हुई थी 2015 में, और उनके परिवार ने एटीएस की तमाम उस घटनाओं को खुलासा करते हुए एक 68 पेज का पत्र लिखा है, जिसके अंदर सारी पोल खोली है और किस तरह से एटीएस काम कर रही है महाराष्ट्र की, वह जानकारी दी है। हमारे साथ महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हुए हैं। सलीम खान जी, महाराष्ट्र की जो यह घटना है, पूरे देशव्यापी पैमाने पर जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उन लोगों की लगातार हत्याएं हुई है। और ऐसे में जब मोदी सरकार कटघरे में है और जो 68 पेज का पत्र आया है उसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं, तो इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं? और बाकी खबरों को, सप्ताह की घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं, बताएं डॉक्टर सलीम खान जी। शुक्रिया मंत्री जी। असल में मैं यहाँ भारत जोड़ो अभियान के कार्यक्रम में हूँ। यहाँ इंटरनेट की जरा कमजोरी है और इसी वजह से मुझको ज्वाइन करने में भी थोड़ी लेट दाखिल हुई, विलंब हुआ। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पंसारे साहब के बारे में जो है, उनका जिस तरह से कि उनकी हत्या हुई और जिस तरह से सरकार ने हत्यारों को बचाने की कोशिश की, ये जग जाहिर बात है। और पिछले दिनों एक फैसला भी आया था, जो पंसारे साहब अदालत का फैसला जो इनके हक में था और जिसमें एक हत्यारे को सजा दी गई थी। और अब उनके परिवारजनों की तरफ से जो ये सारी सच्चाई सामने आई है, इसके नतीजे में इस सरकार को कुछ शर्म आनी चाहिए और उनको जो है वो मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए और इंसाफ का साथ देना चाहिए। लेकिन ये कि ये लोग ऐसा कर सकेंगे, इसकी संभावना कम है। इससे पहले कोरेगांव भीमा के मामले में भी आपने देखा कि वो लोग जिनका कि दंगे में कोई हिस्सा ही नहीं था, बल्कि वो दंगा पीड़ित थे एक तरह से, उनको जो है वो सरकार ने जेल में डाल दिया। और जो दंगा करने वाले थे, एक बोटे और वो एक गुरु जी, जिनको जो कि प्रधानमंत्री के भी गुरु हैं, उनकी जो है फौरन जमानत हो गई। तो दंगाई जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। और वो लोग जिनका कि इस दंगा से कोई संबंध नहीं था, बल्कि ऐसे लोग भी जो कि वहां मौजूद नहीं थे, उनको भी इस सरकार ने जो है वो सजा देने का काम किया। तो यहाँ तो उल्टा कारोबार चलता है, दंगा कराने वालों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए कि दंगाई इनकी अपने लोग होते हैं, और जो दंगा पीड़ित होते हैं उनको सजा दी जाती है। दिल्ली में जो लोग जेल में हैं, उमर खालिद वगैरह, उनका भी यही मामला है कि उन्होंने दिल्ली दंगा में जो लोग दंगा पीड़ित थे, उनको बचाने की, उनकी मदद करने की कोशिश की, तो उनको जो है वो जेल में रखा जा रहा है और जो दंगाई है वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इस हफ्ते की जो 3 बड़ी घटनाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, उसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली घटना जो है वो ईरान के, हम जानते हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसके बाद जो है वो 15 दिन के अंदर वो कार्रवाई शुरू हुई, लोगों ने नॉमिनेशन जो है वो अपने फाइल किए और बहुत शांति के साथ जो है वो एक नया राष्ट्रपति जो है वो चुना गया। और अब जो है वो कल उसका शपथ ग्रहण होने वाला है और सारा कुछ जो है वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके पर हो गया। इसमें इतने बड़े वाकये के बाद भी कि राष्ट्रपति जो है वो क्रैश में मारे गए थे और उनकी मौत हो गई थी, इसके बावजूद पूरे देश ने उस मामले को जो है उसको एक एक्सीडेंट के तौर पे लिया। उसके खिलाफ कोई साजिश की कोई पॉलिसी वो नहीं बनाई, किसी को इल्जाम नहीं लगाया गया और कोई हंगामा ना पब्लिक में हुआ ना सरकारी सतह पर। दूसरा बड़ा चुनाव बर्तानिया में हुआ, वहां पर भारत के मूल के ऋषि सुनक जो है वो प्रधानमंत्री थे और ऋषि सुनक जो है वो उस पार्टी के थे जो कि एमिग्रेंट्स की, यानी यहाँ से जाने वाले, दूसरे देशों से आने वालों की दुश्मन पार्टी है। वो जो है वो नस्लवादी पार्टी आप कह सकते हैं, गोरों की पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी जिसको कहते हैं, टोरीज भी कहते हैं। तो ये अजीब इत्तेफाक था और वो सरमायादारों की पार्टी है,
वो जो है वो पूंजीवादियों की पार्टी है। तो उस पार्टी की तरफ से एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बन जाना एक बहुत अद्भुत घटना थी, लेकिन वो बने और वो एक्चुअली पार्टी के अंदर एक बड़ा क्राइसिस था और उस क्राइसिस में ऋषि सुनक पे लोगों ने एतमाद किया, लेकिन वो उस क्राइसिस को रोक नहीं सके और उन्होंने समय से पहले चुनाव डिक्लेयर किया। उनको उम्मीद थी कि और ज़्यादा देर होगी तो और ज़्यादा हालत ख़राब होगी, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भारत में जो नारा लगाया जा रहा था भाजपा की तरफ से 400 पार का, वहाँ पर लेबर पार्टी ने 14 साल के बाद जो है वो 400 पार कर लिए। लेबर पार्टी को 412 सीटें आई हैं और जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी थी, वो जो है वो 240 के आसपास में सिमट गई है। और 200 साल की जो तारीख है, जो इतिहास है इस कंजर्वेटिव पार्टी का, उसमें कभी भी उसको इतनी बड़ी शिकस्त नहीं हुई। तो ये जो ऋषि सुनक की शिकस्त है, ये जो हार है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को सीखने के लिए बहुत है। जिस तरह से भाजपा के अंदर आजकल एक महाभारत छिड़ी हुई है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसी तरह का मामला जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी में भी था, आपस की लड़ाई। दूसरी बात ये कि जैसे हमारे यहाँ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है वो लोगों के अंदर बहुत बेचैनी है, इसी तरह से और पब्लिक हेल्थ के ऊपर ये चीज़ भी कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ थी। और तीसरी बात ये है कि लोग एक ही पार्टी को 14 साल तक देखते देखते ऊब चुके थे, तो इसलिए उन लोगों ने परिवर्तन का फैसला किया। ये सारी बातें भारत में भी हो रही हैं, यानी यहाँ भी बेरोजगारी का मसला है, कोरोना में इनके जो है वो इनएफिशिएंसी का मसला है, और यहाँ पर भी महंगाई का मसला है। यहाँ पर भी जो लोक सुविधा है उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और इसी तरह से आप ये देखें कि यहाँ पर भी लोग जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को देखते देखते ऊब चुके हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की, संभालने की कोशिश नहीं की, तो जो हाल कंजर्वेटिव पार्टी का हुआ है वही हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ये भी जो है अपनी इसकी तो तारीख, इसका इतिहास बहुत छोटा है, उसमें सबसे बड़ी हार की तरफ चली जाएगी। और जो हाल ऋषि सुनक का हुआ है वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो इनको चाहिए कि वो जो है ऋषि सुनक के अंजाम से सबक ले। एक और चुनाव फ्रांस में हुआ। फ्रांस में जो है वो त्रिशंकु रिजल्ट्स आए। वहाँ पर जो है वो 540 के आसपास सीटें हैं और उसमें 3 तिकोनिया मुकाबला था। एक तो जो मैक्रोन, जो अभी मैक्रोन की पार्टी है, जो अभी वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, उनकी पार्टी है। दूसरे एक जो है वो लेफ्ट वामपंथी एक अलायंस था और एक जो है वो राइटिस्ट अलायंस था, समझो बीजेपी की तरह। तो अब जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसमें जो मैक्रोन की पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी, वो सेंटर में है, यानी बीच में है। उससे ज्यादा सीटें जो है वो वामपंथी जो अलायंस है उसको मिली हैं। और इनमें तीसरे नंबर की जो सीटें हैं, तीसरे नंबर पर जो है वो वहाँ की जो राइटिस्ट पार्टी है, जो सरमायादारों की पार्टी है, वो आई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो कुछ ब्रिटेन में हुआ कि लेबर पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, वो भी जो है वो लेफ्ट टू द सेंटर पार्टी है। इसी तरह से फ्रांस में भी जो गठबंधन जीता है वो लेफ्ट टू द सेंटर है, यानी लोगों का रुझान जो है ये जो राइटिस्ट लोग हैं इनकी तरफ से हट रहा है। जैसे भारत में हुआ कि भारत में जो है वो बीजेपी को सत्ता से तो हम नहीं हटा सके, लेकिन ये उसका कद घटा दिया और उसको जो है वो 303 से घटा के 240 पे ले आए। तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड है जो कि हमको सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रांस की एक खतरनाक खबर ये है कि आमतौर से अगर कोई आदमी, वहाँ अलग अलग इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन भी डायरेक्ट होता है, तो मैक्रोन जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन तो जीत चुके हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी पार्लियामेंट में इलेक्शन हार जाए तो प्रेसिडेंट को जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैक्रोन ने कहा कि नहीं, मैं तो कोई हाल में इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो राष्ट्रपति बना रहूंगा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ जो राइटिस्ट ग्रुप है उसने जो है वो सड़कों पे दंगा फसाद शुरू कर दिया। और आप ये देखें कि वो पार्टी दो तीनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 180, 140, 120 ऐसे उस रेंज में है। और बहरहाल अब वहां पे गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन एक चुनाव के बाद
या चुनाव की हार के बाद सड़कों पे दंगा फसाद करना, इसकी जो एक प्रथा है वो फ्रांस से शुरू हुई है, जहाँ जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्रांस में जो है वो सबसे पहली क्रांति आई थी पूरे यूरोप में, और वहीं से जो है वो क्रांति सारी दुनिया में फैली। तो वहां पर आज ये हो रहा है कि जो पार्टी हार रही है वो जो है वो दंगा फसाद कर रही है। और भारत में भी हम ये चीज देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो इलेक्शन हारने के बाद बजाय इसके कि कोई इससे सबक सीखती, वो जो है वो दंगा फसाद कर रही है। पिछले 1 महीने में जितनी हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है पूरे देश में, जहाँ पर डबल इंजन सरकार है वहां भी और जहाँ पे सिंगल इंजन सरकार है वहां भी, तो हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। यानी ये लोग अपना गुस्सा, हारने का गुस्सा जो है वो जनता पे उतार रहे हैं। फ्रांस में भी जनता पे उतार रहे हैं और भारत में भी जनता पे उतार रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप जीत जाते हैं तो आप उसके फैसले को कबूल कर लेते हैं, जनता के फैसले को कबूल कर लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और जब हार जाते हैं तो आप जो है उसी जनता से जो है वो लड़ने लगते हैं और उन लोगों से लड़ने लगते हैं कि जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। हालांकि उनका अधिकार है, आपकी कोई बपोती तो है नहीं कि आप इलेक्शन में जाएं तो लोग लाजमी आपको वोट दें। अगर लाजमी करना है तो फिर इलेक्शन में ही मत जाइए, सीधे सीधे सत्ता को ले लीजिए। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो कि फ्रांस में भी देखने को मिली, भारत में भी देखने को मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के लोगों को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए। और आज नहीं कल जब भाजपा भी हारेगी, वो इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी की तरह या फ्रांस की जो है वो दक्षिणपंथी पार्टी की तरह, तो ये लोग भी इसी तरह के जो है वो दंगा फसाद पे उतर आएंगे। तो लोगों को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर ये लोग सड़कों पे आए, अगर ये लोग दंगा फसाद करने लगे तो आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। और आज भी जो इनकी हिंसा का शिकार हो रहे हैं पूरे देश में लोग, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। अगर वो अपने फायदे के लिए नहीं आती तब भी सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए। और सिविल सोसाइटी को सबसे पहले तो जो उस हिंसा का पीड़ित है, जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, जिसके को जो है वो मारा गया है, जिसके साथ गोली लगी है, और ये दोनों समुदाय के लोग हैं। बंगाल में आप ये देखेंगे कि इसका शिकार होने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे लोग हैं। कुछ जगहों पर सिर्फ मुसलमान है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है। जिस आदमी पे जुल्म हुआ है वो मजलूम है और मजलूम के साथ खड़ा होना पूरे समाज का कर्तव्य है। तो सब लोगों को सबसे पहले तो उनके घर में अगर जो प्रॉब्लम खड़े होते हैं, कई मर्तबा जो कमाने वाला है वही जो है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हिंसा की है उनको सजा दिलाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो प्रशासन इस तरह की हिंसा को रोकने में नाकाम होता है, उस प्रशासन को भी कोई ना कोई सजा अदालत से दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो है वो नफरत फैला रही हैं, दंगा फसाद करवा रही हैं, लोगों को डरा रही हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक आवाज बनानी चाहिए, एक राय आमा बनानी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि देखो ये ऐसे लोग हैं, ताकि वो उनको जो है वो चुनाव में सबक सिखाएं और उनको जो है दोबारा इलेक्ट ना होने दें। तो मैं समझता हूं कि इस हफ्ते की जो बड़ी घटनाएं हैं इसमें ये हमारे लिए बहुत अहम सबक है, पूरे दिलाता है। तो हम अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे तो शांति में चोली दामन का साथ है। जिस समाज में इंसाफ होता है उस समाज में शांति होती है। समाज का हर व्यक्ति, हर आम आदमी जो है वो शांति के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है और उसलिए उसको चाहिए कि वो समाज में इंसाफ और न्याय को स्थापित करने के लिए कोशिश करे। धन्यवाद।